जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, आज के इस वीडियो में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्रजनन तंत्र इसके बारे में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी बहुत डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रजनन के बारे में। देखिए, प्रजनन क्या होता है, सबसे पहले हम यही समझते हैं। प्रजनन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उत्पादन होता है। री मतलब पुनः, अपने ही समान संतान को उत्पन्न करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन या प्रजनन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन या प्रजनन जो होता है ये दो तरह का होता है। इसके टू टाइप्स हैं, अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। देखिए, लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें मेल फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। जबकि जो अलैंगिक जनन होता है इसमें हमें मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें किसी एक ही बॉडी से किसका निर्माण हो जाता है? अपने ही समान दूसरी संतति उत्पन्न हो जाती है। तो जो अलैंगिक जनन है ये बहुत छोटे छोटे जीवों में होता है, जैसे जीवाणु हैं, वायरस हैं, कवक हैं। आपने कोरोना को देखा था, देखते हैं बहुत जल्दी तेजी से ये धड़ाधड़ बनते चले जाते हैं। जो अलैंगिक जनन होता है ये बहुत तेजी से होता है, क्योंकि बहुत छोटे जीव होते हैं, शरीर को बनने में टाइम लगता है नहीं, और ये बहुत तेजी से होता है अलैंगिक जनन। जैसे कोरोना में क्या होता था? अलैंगिक जनन होता था। अभी हम इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अलैंगिक जनन के बारे में ही देखते हैं। ये जो जनन क्रिया होती है ये एक ही शरीर में हो जाती है। ये कई प्रकार का होता है, इनको हम एक एक करके अभी देख लेंगे। जैसे विखंडन है, फिजन। सेकंड है मुकुलन या वर्डिंग। थर्ड है कायिक जनन या वेजिटेशन। कायिक जनन या वेजिटेशन, ये तीनों आपको याद रखने हैं, फिजन, वर्डिंग एंड वेजिटेशन। विखंडन, मुकुलन एंड कायिक जनन। यहाँ एक ही शरीर है, एक ही शरीर से दूसरे का निर्माण हो जाएगा। देखिए, इसी की तरह ये बन के तैयार हो गया। इस तरीके से आगे जा कर के ये दो भागों में बढ़ जाएगा। एक ही शरीर से अपने ही समान संतति को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। अब हम बात करते हैं विखंडन के बारे में। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तीन टाइप का था। इसमें विखंडन फर्स्ट है आपका, विखंडन या फिजन। विखंडन किस में होता है? ये अमीबा में होता है, अमीबा में। विखंडन किस तरीके से होता है? ये मदर सेल है, इसमें क्या होगा, ये न्यूक्लियस दिया गया है, साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य, आप पता ही है आपको। क्या होता है विखंडन में? ये जो न्यूक्लियस है इसका साइज धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है तो आगे चल करके ये दो भागों में टूट जाता है, डॉटर डॉटर। इस तरीके से ये अलैंगिक जनन होता है। ये जो होता है अमीबा, ये बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं, ये प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं। इनको आप पीछे पढ़ चुके हो, आपको पता है इनके बारे में। तो इसमें किस तरीके से हुआ, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ इसका न्यूक्लियस है, इसका साइज बढ़ना स्टार्ट होगा। साइज बढ़ते बढ़ते ये ऐसे हो जाएगा एक, और ऐसे ये कट जाएगा इधर से, और इधर फिर इसकी शाखाएं निकल आएंगी। इस तरीके से ये विखंडन होता है। तो अमीबा में क्या होता है? विखंडन होता है। सेकंड, मुकुलन या बडिंग के बारे में देखते हैं। मुकुलन या बडिंग, इसमें क्या होता है कि जीव में बड बन जाते हैं। बड मीन्स होता है क्या? बड, उभार को बोलते हैं, उभार। मुकुलन में क्या होता है, सबसे पहले शरीर पे बडिंग आना स्टार्ट हो जाते हैं, बड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ये मुकुलन जो होता है ये हाइड्रा में होता है, हाइड्रा में। ये बहुत ही छोटा जलीय जीव होता है, उसमें प्रजनन मुकुलन के द्वारा होता है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसके शरीर पर उभार आना स्टार्ट हो जाए। इसी उभार को हम क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं। ये यंग बर्ड है, ये धीरे धीरे अब ग्रोइंग बर्ड में परिवर्तित होगा। उसके बाद ये मैच्योर बर्ड होगा। मैच्योर बर्ड के बाद ये देखिए डॉटर हाइड्रा इसी की तरह बन के तैयार हो गया। तो इस तरीके से मुकुलन होता है। हाइड्रा में किसके द्वारा प्रजनन होता है? तो मुकुलन के द्वारा। नेक्स्ट इसका जो थर्ड टाइप है वो है कायिक जनन या वेजिटेशन। देखिए, कायिक जनन या वेजिटेशन का उदाहरण तो आपने गांव में भी देखा होगा। जब भी हम आलू रखते हैं तो आलू पर आपको इस तरीके से गड्ढे से आपको नज़र आते हैं, जब हम इसको काट के इस तरीके से काट काट के रख देते हैं। यानी कायिक मतलब काया से, इन्हीं को जब हम काट के अलग कर देते हैं तो ये सारे के सारे आलू बन के तैयार हो जाते हैं। ये देखो ये हो रहा है। इनको जब हम काट काट के यदि अलग कर दें और इनको हम गाड़ देंगे धरती में तो उनसे भी आलू बन के तैयार हो जाएंगे। तो जो कायिक जनन होता है ये जड़, तना और पत्तियां भाग लेती हैं इसमें, जड़, तना और पत्तियां में। देखिए, पत्तियों का जो एग्जाम्पल होता है जैसे नांगफनी है, नांगफनी में भी कायिक जनन होता है। गन्ना काट के गाड़ देते हैं, उसमें भी कायिक जनन होता है। आपने गुलाब का फूल देखा होगा, गुलाब की टहनी लेकर के आते हैं, उसको गाड़ देते हैं, वो लग के तैयार हो जाती है। आलू है, शकरकंद है। साथ ही इसमें नांगफनी भी आप याद रख सकते हो, जो नांगफनी का पेड़ होता है वो भी कायिक जनन का एक एग्जाम्पल है।
इसके बाद ड्रैगन फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट ये महाराष्ट्र साइड बहुत चलता है ड्रैगन फ्रूट। ये इन सारों में किस तरीके से प्रजनन होता है, तो कायिक जनन के द्वारा। काया से, एक ही काया से दूसरी काया बन के तैयार हो जाती है, ठीक वैसे ही उसको हम क्या बोलते हैं, कायिक जनन बोलते हैं। अब आपका जो मेन टॉपिक है वो है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको ध्यान से पढ़ना, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए लैंगिक जनन में अभी मैंने आपको बताया, इसमें मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है, तभी ये प्रजनन हो सकता है। इस जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना आवश्यक होता है। ये युग्मक क्या होता है, इसको आगे आगे हम डिटेल में समझ लेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि इसमें मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन क्या होता है, इस चीज़ को आपने समझ लिया। देखिए हमें बेसिकली किसके बारे में पढ़ना होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में देखिए पुबर्टिक एज क्या होती है, आपने पुबर्टिक एज शब्द सुना होगा। जब नर और मादा यानी मेल एंड फीमेल दोनों ही में जब संतान उत्पन्न करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है तो उस अवस्था को हम पुबर्टिक एज बोलते हैं। ये मेल के लिए ये कितनी होती है, ये मेल के लिए 14 से 15 साल होती है और फीमेल के लिए 12 से 13 साल होती है। मेल जो स्पर्म रिलीज करना स्टार्ट करते हैं वो 14 से 15 साल में, और फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 12 से 13 साल में स्टार्ट हो जाती है। बाकी मेल कौन है फीमेल कौन है, इसको हम बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर भी समझ सकते हैं। कुछ सेकेंडरी कैरेक्टर भी होते हैं जिनके द्वारा हम समझ जाते हैं कि ये पुबर्टिक एज इसकी स्टार्ट हो गई है। जैसे कि मेल में दाढ़ी मूंछ का निकलना, दाढ़ी मूंछ का निकलना, उसके साथ ही आवाज़ भारी होना, आवाज़ भारी हो जाती है, आवाज़ भारी होना। एंड फीमेल में आप देख सकते हो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसका प्रारंभ होना और ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो होते हैं ये सेकेंडरी कैरेक्टर होते हैं जो मेल और फीमेल को पहचानने के लिए। बाकी जो पुबर्टिक एज जब स्टार्ट हो जाती है तो जो बॉडी की जनरल ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। अब हम एक एक करके मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन हैं, जो प्रजनन अंग हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम मादा जननांग के बारे में देखते हैं, मादा जननांग या फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। देखिए मादा में मुख्य रूप से जनन अंग 3 होते हैं जो बच्चा बनाने के लिए आवश्यक हैं। ये आपको एक स्ट्रक्चर दिया है, सबसे पहले हम इनके नाम से परिचित होंगे, उसके बाद इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। देखिए मादा जनन अंग में क्या होता है, इसमें 2 ओवरी होती हैं। कितनी? 2 ओवरी होती हैं। ओवरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडाशय। अंडाशय। ओवरी क्या करती है? ओवरी जो है ओवम का निर्माण करती है, ओवम का, अंडाणु का। ठीक, ये आपको समझ गए होंगे। ओवरी के बाद ये जो बीच का एरिया होता है इसको हम यूट्रस बोलते हैं, यूट्रस, गर्भाशय। और ओवरी को यूट्रस से जो जोड़ती है उस ट्यूब को हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब। इसी के द्वारा जो ओवम है यानी जो अंडाणु होते हैं वो आते हैं आगे यूट्रस में, यूट्रस के रास्ते वो आगे निकल जाते हैं। और ये जो एरिया होता है यूट्रस के नीचे ये सर्विक्स होता है। क्या होता है? सर्विक्स। एंड वजाइना, ये एक्सटर्नल ऑर्गन होता है। तो इसमें जो मुख्य 3 ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं? ओवरी है, सेकंड है फैलोपियन ट्यूब, एंड थर्ड है यूट्रस। बच्चा जो बनता है वो कहाँ पर बनता है? यूट्रस में होता है, यूट्रस में रहता है, गर्भाशय में। देखिए पक्षियों में जो ओवरी होती है, ये जो ओवरी है इसकी संख्या 1 होती है। पक्षियों में ओवरी की संख्या कितनी होती है? अंडाशय कितना होते हैं? 1 होते हैं, क्योंकि उनको उड़ना होता है, इसलिए उनके शरीर को हल्का रखने के लिए उनमें 1 ओवरी पाई जाती है। ओवरी से किसका निर्माण होता है? ओवम का, अंडाणु का। ओवम इसी क्या बोलते हैं? अंडाणु बोलते हैं, अंडाणु। ये जो सबसे बड़ी कोशिका होती है, कोशिका चैप्टर में भी आपको मैंने बताया था, मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो क्या होती है? ओवम होती है, ओवम या अंडाणु। इस स्ट्रक्चर में केवल वही चीज़ें दी गई हैं जो आपको याद रखनी है। देखिए ओवम का निर्माण किस तरीके से होता है, अब हम इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। ये क्या है? ओवरी है, ये फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब है, ये क्या है? यूट्रस है, ये क्या है? सर्विक्स है।
तो क्या होता है, एक साथ में एक बार में एक ओवरी काम करती है 28 दिन तक एक ओवरी, और उसके बाद दूसरी ओवरी काम करती है। तो एक बार में इधर अंडाणु का निर्माण होता है, एक बार में इधर होता है अंडाणु का निर्माण। इधर क्या हो रहा है, ओवम का निर्माण हो रहा है। इधर ओवम का निर्माण होने में कितना समय लगता है, 1 हफ्ते का समय लगता है। उसके बाद 2 से 3 हफ्ते में ये क्या हो जाता है, मैच्योर होता है। 2 से 3 हफ्ते में इधर ये फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से ये आगे की ओर बढ़ता है। दूसरे और तीसरे हफ्ते में ये मैच्योर हो जाता है। यहाँ ये क्या होता है, इमैच्योर होता है। और दूसरे तीसरे हफ्ते में ये मैच्योर होता है, मैच्योर। और चौथे हफ्ते में ये क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। जो 4th वीक होता है, 4th वीक में ये क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। और डेड ओवम जो होते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद ये जो ओवरी अभी काम कर रही थी ये काम करना बंद कर देगी। इसके बाद इधर ओवरी, इधर निर्माण होगा ओवम का। तो ये निर्माण होने में कितना समय लगेगा, 1 हफ्ते का समय लगेगा। दूसरे और तीसरे में ये मैच्योर हो जाएंगे, एकदम लाइव होते हैं बहुत मैच्योर। और चौथे वीक में ये डेड हो जाता है। जो 4th वीक है इसमें जो ओवम होते हैं ये डेड हो जाते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से ये चलता रहता है। जैसे स्पर्म इसमें रिलीज होता है आकर के, तो कुछ स्पर्म इस तरफ जाते हैं, कुछ स्पर्म इस तरफ जाते हैं। एक बार में एक ओवरी काम कर रही होती है। जैसे इस बार ये वाली काम कर रही है तो इधर जो जाएंगे आधे 50% वो तो बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद इधर से ये ओवम आ रहे हैं, ओवम जा कर के ओवम और स्पर्म दोनों मिलते हैं इस जगह पर। तो ये निषेचन की जो क्रिया होती है फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। किस में होती है, फैलोपियन ट्यूब में। जो निषेचन की सबसे ज़्यादा संभावना है वो किस हफ्ते में होती है, वो दूसरे और तीसरे में होती है, क्योंकि इस समय जो ओवम होते हैं ये मैच्योर होते हैं। क्योंकि चौथे हफ्ते में तो लगभग 99% जो ओवम होते हैं वो मर चुके होते हैं। फर्टिलाइजेशन की जो संभावना है वो सबसे कम होती है चौथे में। और इधर चौथे के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है जिसमें जो डेड ओवम है वो बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के तुरंत बाद जो पहला हफ्ता होता है उसमें ओवम बन रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन की संभावना होती है वो ना के बराबर होती है। तो चौथे और पहले वीक में फर्टिलाइजेशन की जो संभावना होती है वो ना के बराबर होती है। सबसे ज़्यादा संभावना आपको दूसरे और तीसरे वीक में देखने को मिलती है, क्योंकि इस समय जो ओवम होते हैं वो बहुत लाइव होते हैं, मैच्योर होते हैं। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ये अधिकतम 1 वीक तक भी चल सकती है। देखिए आपने महिला नसबंदी के बारे में सुना होगा। ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है, ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसी को काट दिया जाता है महिला नसबंदी में। ये क्या को किया जाता है, इसी को काट दिया जाता है जिससे कि ओवम जो होते हैं वो रिलीज नहीं हो पाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, महिला नसबंदी बोलते हैं। देखिए अभी ये जो ओवरी है, ओवरी से बहुत सारे हार्मोन भी रिलीज होते हैं। और भी आगे आपको इसके बारे में पढ़ना है। अभी हमने क्या किया, ओवम का निर्माण कर लिया। यहाँ से ओवम का निर्माण किस तरीके से हुआ और ये किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, फैलोपियन ट्यूब में जा रहा है। अब हमने इतना देख लिया। अब आगे हम अभी हार्मोन के बारे में भी पढ़ेंगे। इससे पहले हम मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जान लें। नर जननांग या मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स। देखिए जो मेल में जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है ये मुख्य रूप से वृषण होते हैं जिनको हम टेस्टिस बोलते हैं। ये पेयर में पाए जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो ये जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस से एक ट्यूब जाती है, टेस्टिस से अलग अलग करके वेस्ट जाती है नली। इसके बाहर की ये जो बॉडी होती है इसको हम एपिडिडमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिडिडमिस, एपिडिडमिस बोलते हैं। तो टेस्टिस की जो बाहरी स्किन होती है उसको क्या बोलते हैं, एपिडिडमिस बोलते हैं, एपिडिडमिस। जो हमारे शरीर की बाहरी सतह होती है, बाहरी स्किन होती है, उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। और टेस्टिस के ऊपर की सतह को हम एपिडिडमिस बोलते हैं, ये याद रखना। देखिए ये जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस पाए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। और ये जो टेस्टिस होते हैं ये गुहा में बंद रहते हैं, एक कोष में बंद रहते हैं। उस कोष को हम क्या बोलते हैं, उस कोष को हम स्क्रोटा बोलते हैं, स्क्रोटा, वृषण कोष या स्क्रोटा, वृषण कोष या स्क्रोटा। हिंदी में भी लिख लो इसको, वृषण कोष। ठीक है, इसकी संरचना को एक बार देखते हैं, उसके बाद अभी हम आगे देख लेंगे इसको और डिटेल में।
और इसके अंदर जो स्पर्म का निर्माण कर रहा है वृषण के अंदर, हम एक में देखते हैं, ठीक वैसे ही दूसरा भी होता है। वो क्या होता है, किस तरीके से होता है वो देखते हैं। ऐसे अंदर इस तरीके से संरचनाएं बनी रहती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस बोलते हैं, सेमनीफेरस। इनकी संख्या लगभग 240 के आसपास होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस। सेमनीफेरस। तो वृषण के अंदर जो स्पर्म का निर्माण करता है वो कौन करता है, सेमनीफेरस ही करता है। बस आपको इतना ही पढ़ना है। ये जो नलिकाएं गई रहती हैं जो स्पर्म को लेकर जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बेस डिफरेंस। बेस डिफरेंस, बेस डिफरेंस, ये क्या होती हैं, बेस डिफरेंस होती हैं। तो आपको यही चार चीज़ें याद रखनी है। एपिडिडमिस क्या होता है, जो वृषण की ऊपरी सतह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडमिस बोलते हैं। और ये जो जिस कोष में बंद रहते हैं वृषण कोष में, उसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं, स्क्रोटम। वृषण के अंदर क्या पाया जाता है, सेमनीफेरस पाया जाता है। यही सेमनीफेरस क्या करता है, स्पर्म का निर्माण करता है, स्पर्म। ये याद रखना। और स्पर्म ये किस रास्ते से बाहर जाता है, तो ये बेस डिफरेंस के द्वारा बाहर जाता है, आगे यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इतना आप समझ गए। उसके बाद आप एक चीज़ देखना, क्या होता है मेल और फीमेल में जो यूरिन का जो रास्ता होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। मेल में क्या होता है, यहाँ से एक ही नली होती है, स्पर्म के लिए भी और यूरिन के लिए भी। और जबकि फीमेल में जो यूरिन के लिए बिल्कुल अलग से होता है, इसमें आप इस फिगर में देख सकते हो। तो फीमेल में क्या होता है, ये किडनी है, किडनी से ये यहाँ जा कर के ब्लैडर में ये यूरिन एकत्र होता है और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। और यहाँ ये, और ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये जो ऑर्गन्स हैं ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इनका रिप्रोडक्शन से कोई तात्पर्य नहीं होता है। जबकि मेल में इसका उल्टा होता है। मेल में कैसे होता है, मेल में ये किडनी दी गई है, किडनी के ये यूरेटर है, यूरेटर के द्वारा यहाँ ब्लैडर में आकर के यूरिन एकत्र हो जाता है और ये यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। इस यूरेथ्रा पर एक ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसी प्रोस्टेट ग्लैंड के पास यहाँ ये टेस्टिस हैं, टेस्टिस से जा कर के, टेस्टिस से ये जो बेस डिफरेंस गई हुई हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के पास यूरेथ्रा से मिल जाती हैं। और जब स्पर्म निकलता है तब यूरिन का रास्ता बंद हो जाता है, और जब यूरिन निकलता है तब स्पर्म का रास्ता बंद हो जाता है। उसके बाद ये पीनिस जो होता है ये एक्सटर्नल ऑर्गन होता है जो स्पर्म को ओवम तक पहुंचाने का काम करता है। बाकी वृषण के बारे में आप पढ़ चुके हो, यह शुक्राणु का निर्माण करता है, शरीर के बाहर होता है। देखिए शरीर के बाहर इसलिए होता है क्योंकि जो स्पर्म होता है, स्पर्म के बनने के लिए हमारे शरीर से लगभग 2 से 2.5 सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर चाहिए होता है। इसीलिए ये एक थैली में बंद रहता है, अलग से हमारे शरीर से बाहर होता है। अब हम देखते हैं जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। इसका जो ये जो बाहर वाला भाग होता है इसको हम एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर न्यूक्लियस रहता है जिसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहती है। 23 पेयर्स जो क्रोमोसोम है वो पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ ये मिडिल पार्ट जो इसका होता है इसको ये माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। और ये जो टेल वाला पार्ट होता है इसको फ्लैजिलम बोलते हैं। सेल चैप्टर में आप सीलिया और फ्लैजिला के बारे में भी पढ़ चुके हो, तो यहाँ से आपको यही 3-4 चीज़ें याद रखनी है। ये माइटोकॉन्ड्रिया और इसकी जो टेल होती है इसको फ्लैजिला बोलते हैं, फ्लैजिला या फ्लैजिलम। और ये जो आगे वाला पार्ट हेड वाला होता है इसको हम एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। देखिए फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, निषेचन। निषेचन में ओवम और स्पर्म दोनों फर्टिलाइज होंगे, उसके बाद भ्रूण का निर्माण होगा। तो ये किस तरीके से होता है देखते हैं अभी। ये ओवम दिया गया है, ये ओवम। देखिए जो ओवम होता है इसकी जो ऊपरी परत जो होती है वो थोड़ी अलग सी होती है, उसको हम कोरोना रेडियोटा बोलते हैं, कोरोना रेडियोटा। यहाँ से केवल आपको यही याद रखना है, तो ओवम की जो ऊपरी परत होती है उसको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडियोटा। ये स्पर्म है। तो ओवम ये फीमेल का होता है, फीमेल। ओवम को हम फीमेल गैमेट बोलते हैं, गैमेट, गैमेट। और स्पर्म को हम मेल गैमेट बोलते हैं, मेल गैमेट। गैमेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्मक, युग्मक। ये भी युग्मक है। जब स्पर्म और ओवम, ओवम और स्पर्म जब मिलते हैं
तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन बोलते हैं। इससे किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है इससे, जाइगोट, जाइगोट। इसको हम हिंदी में बोलते हैं युग्मनज, युग्मनज। जाइगोट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। गैमेट को युग्मक बोलते हैं, इसीलिए नर युग्मक, मादा युग्मक, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, आप समझ गए होंगे। ओवम को हम फीमेल गैमेट और जो स्पर्म होता है उसको हम मेल गैमेट बोलते हैं। ये दोनों जब मिलते हैं तो इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। जिससे किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का। ये जो युग्मनज है, इस युग्मनज से एम्ब्रॉय का निर्माण होता है, एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भ्रूण, भ्रूण का निर्माण होता है। 4 से 6 हफ्ते बाद ये जो भ्रूण होता है ये फीटस बन जाता है, फीटस। और फीटस से जब बाहर आता है तो उसको बेबी बोला जाता है। इस तरीके से ये होता है। तो ये फीटस कुछ नहीं होता है, एम्ब्रॉय जब बच्चा बड़ा हो जाता है पेट में तो उसी को फीटस बोला जाता है, और कुछ नहीं होता है फीटस। तो आपको एम्ब्रॉय याद रखना है भ्रूण के बारे में, इतना। कोरोना रेडियोटा, इसके बारे में भी याद रखना है। ओवम की जो ऊपरी सतह होती है उसको कोरोना रेडियोटा बोलते हैं। ये जब स्पर्म जा करके इससे टकराता है तो इसका जो एक्रोसोम वाला पार्ट है, इससे एंजाइम रिलीज होगा और ये टूट जाता है, और ये इसका जो न्यूक्लियस है और इसका न्यूक्लियस मिल जाते हैं, जिससे किसका निर्माण हो जाता है, जाइगोट का निर्माण होता है। इस तरीके से निषेचन होता है। कभी कभी ये जो निषेचन की क्रिया होती है ये शरीर से बाहर की जाती है, तो उसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी की श्रेणी में रखते हैं। तो ये किस तरीके से किया जाता है, इसमें फीमेल का जो ओवम होता है वो इंजेक्शन के माध्यम से निकाल लिया जाता है। ये जैसे ये इंजेक्शन है, इसके द्वारा यहाँ से क्या किया जाता है, ओवम को निकाल लिया जाता है इंजेक्शन के द्वारा। ओवम को इंजेक्शन के द्वारा निकाल लिया जाता है और मेल का जो स्पर्म है दोनों के द्वारा क्या किया जाता है, निषेचन करवाया जाता है, निषेचन। निषेचन करवा के इसको एक ट्यूब में बंद कर देते हैं और इसको लगभग 1 हफ्ते बाद इसको यहाँ से वजाइना के रास्ते इसको यूरेटस में रख देते हैं। इससे जो बच्चा जन्म लेता है उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF बोलते हैं इसको, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आप समझ गए होंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, जैसे ये मेल है, इसका स्पर्म और इसका ओवम दोनों को मिला करके जब बाहर टेस्ट ट्यूब में किया जाता है इसका फर्टिलाइजेशन, और ये जो फर्टिलाइजेशन करके किसी दूसरी महिला के यूरेटस में इसको रख दिया जाता है, तो उसको हम सैरोगेट मदर बोलते हैं, सैरोगेट मदर। यदि किसी की यूरेटस में प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं हो पा रहा है, इनको ये कुछ पैसे देती हैं। इस तरीके से सैरोगेट मदर क्या होता है आप समझ गए। बॉलीवुड में एक फिल्म भी है मिमी करके, उसमें भी सैरोगेट मदर का कंसेप्ट है। कि आप देखते हो ट्विन बेबी, ट्विन बेबी या जुड़वा बच्चे। देखिए जुड़वा बच्चे किस तरीके से होते हैं, अब हम इसके बारे में, ये भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो जिनका जो सेक्स होता है मेल फीमेल वो अलग अलग भाई बहन ने एक साथ जन्म ले लिया, और एक वे होते हैं जो आइडेंटिकली बिल्कुल सेम होते हैं, एक ही शक्ल के होते हैं। तो ये किस तरीके से होते हैं अब हम इनके बारे में देखते हैं। यहाँ क्या है, ये है ओवम, ओवम है। ये ऊपर की जो परत है इसको कोरोना रेडियोटा बोलते हैं। यहाँ से आकर के बहुत सारे स्पर्म आएंगे, यहाँ स्पर्म आएंगे, बहुत सारे स्पर्म आकर के इस पर अटैक करते हैं चारों तरफ से, और जब ये एक एंजाइम रिलीज करता है जिससे इसकी कुछ परत टूट जाती है और ये जाकर के अंदर चला जाता है। जैसे ये अंदर जाता है वैसे इसकी जो सतह होती है वो बहुत कठोर हो जाती है, ये जो अन्य स्पर्म्स हैं उसको तोड़ नहीं पाते हैं, और यहाँ से ये क्या हो जाता है, इसका जो न्यूक्लियस है और इसका न्यूक्लियस दोनों मिल जाते हैं। इससे क्या होता है, एम्ब्रॉय का निर्माण होता है। कभी कभी ये जो न्यूक्लियस होता है ये न्यूक्लियस 2 पार्ट में बट जाता है। ये जो न्यूक्लियस है ये 2 पार्ट में बट जाता है। जब ये 2 पार्ट में बट जाता है 2 जायगोट का निर्माण हो जाता है। कितने, 2, एक इधर एक इधर। कभी कभी ये जुड़े हुए भी रह जाते हैं, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, कभी कभी जुड़े हुए भी रह जाते हैं। इस तरीके से जो बच्चा जन्म लेता है
वो कैसा होगा, वो बिल्कुल आइडेंटिकल भी सेम होगा, केवल उसका जो फिंगरप्रिंट है और आइरिस है वो अलग होगी केवल, बाकी उसका टोटली उसके समान होगा। यदि लड़का है तो दोनों लड़के होंगे, लड़कियां हैं तो दोनों लड़की होंगी। जब न्यूक्लियस टूट के दो भागों में बट जाए, ये जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण ये हो जाता है। ये तो आइडेंटिकल जो सेम होते हैं उनके बारे में आपने देख लिया। और इसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो जिनका ना डीएनए मैच करता है ना सेक्स मैच करता है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, एक मेल है एक फीमेल है। वो कैसे होते हैं, जब एक ही साथ एक ही बार में एक स्पर्म इस ओवम में प्रवेश किया और एक स्पर्म इस ओवम में प्रवेश किया और दोनों बच गए, दोनों नष्ट नहीं हुए, दोनों बच गए और आगे यूरेटस में आकर के यहाँ से एम्ब्रॉय बनना स्टार्ट हो गया, जाइगोट बना, एम्ब्रॉय बना, फीटस बना और दोनों बच गए। इस तरीके से जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। अब जो ओवरी और टेस्टिस से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं इनके बारे में भी आपको पढ़ना होता है। ओवरी से आपको 3 हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। देखिए एस्ट्रोजन क्या करता है, ये ओवम के निर्माण में सहायक होता है। किसके, ओवम के। एस्ट्रोजन जो होता है ये ओवम के निर्माण में सहायक होता है। और प्रोजेस्टेरोन है, ये जो बच्चा जब बन जाता है, जो भ्रूण बनता है, उस भ्रूण के विकास में, भ्रूण के विकास में उसकी सुरक्षा वगैरह करता है। ये सारी चीज़ें ये कौन करता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है, ये सर्विक्स को चौड़ा करता है जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो ये तीनों के तीनों हार्मोन आपको याद रखने हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन। कहाँ से रिलीज होते हैं, ओवरी से। एंड टेस्टिस, टेस्टिस से आपको एक हार्मोन याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन केवल एक याद रखना है टेस्टोस्टेरोन के बारे में, ये उत्तेजक हार्मोन होता है, उत्तेजक हार्मोन। इस तरीके से आपको टोटल 4 हार्मोन से याद रखने हैं। ओवरी से जो 3 हार्मोन रिलीज होते हैं वो कौन कौन से हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, ये तो आसानी से याद रहेगा। आगे देखते हैं, ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, इनका आपको अर्थ पता होना चाहिए। जैसे वेस्कोटोमी आपने देखा था, इसको क्या बोला था, बेस्ट डिफरेंस। ये टेस्टिस, ये जो नलिकाएं थी इनको बेस्ट डिफरेंस बोला था। तो ये जो बेस्ट डिफरेंस है इनको काट दिया जाता, इनको काट दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वेस्कोटोमी या पुरुष नसबंदी। ऐसे ही ये क्या है, ट्यूबैकोटोमी है, इसको हम महिला नलबंदी बोलते हैं, नलबंदी। क्योंकि वहाँ ट्यूब होती है, फॉलोपियन ट्यूब होती है, उसको काटा जाता है। ये मैंने पीछे भी बताया था। स्टेरोटोमी, स्टेरोटोमी में क्या होता है, जब यूट्रस में कैंसर वगैरह हो जाता है तो उसको काट के अलग कर दिया जाता है, तो उसको हम स्टेरोटोमी बोलते हैं। यूट्रस को अलग करना, काट करके यूट्रस को निकाल दिया जाता है। इम्यूनोसेप्टोसिस, इम्यूनोसेप्टोसिस क्या होता है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन जो किया जाता है अल्ट्रासाउंड के द्वारा, उसी को इम्यूनोसेप्टोसिस बोलते हैं। देखिए जो भ्रूण होता है, एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय एक झिल्ली में बंद रहता है। आपने देखा होगा गाय या भैंस भी बच्चा देती है तो वो एक झिल्ली में बंद होके आता है, उस झिल्ली को हम इम्यूनिक सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्यूनिक सैक, इम्यूनिक सैक बोलते हैं, इम्यूनिक सैक। और अल्ट्रासाउंड के द्वारा इसको अंदर तक इम्यूनिक सैक के अंदर भी देख लिया जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है, बच्चे की जांच की जाती है कि लड़का है या लड़की है, जो कि कानूनी रूप से अपराध है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोसेप्टोसिस बोलते हैं, इम्यूनोसेप्टोसिस। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो भ्रूण है ये अपना भोजन किसके द्वारा करता है, तो भ्रूण अपना भोजन गर्भनाल जो होती है, जिसको हम नाल बोलते हैं, नारा, उसके द्वारा करता है। उस गर्भनाल को हम प्लेसेंटा बोलते हैं, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। उस गर्भनाल को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। और जो एम्ब्रॉय होता है, एम्ब्रॉय का सबसे पहले कौन सा अंग प्रारंभ होता है चलना, वो हार्ट होता है। 4 से 6 हफ्ते में इसका दिल धड़कने लगता है। इस तरीके से आप प्रजनन तंत्र जो है इसके बारे में कंप्लीट समझ गए होंगे। इससे एक दो
जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उसको आसानी से आप कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू यार आप सभी का।